हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं हम लोग। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप स्टडी आपको तभी समझ में आएगी जब आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देख चुके होंगे और इस 15th ग्रुप के भी 2-3 लेक्चर्स आ चुके हैं जब आप उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। तो उनको पहले कंप्लीट करिए, फिर यहाँ पर आइए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को ख़त्म कर लिया था। मतलब नाइट्रोजन का जो आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड था नाइट्रिक एसिड, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और एनसीईआरटी सिंक्रोनाइज्ड प्रॉपर्टीज जो थी उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज बारी है फॉस्फोरस की। हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं अब फॉस्फोरस के बारे में। थोड़ा सा आज फॉस्फोरस के बारे में ही पढ़ पाएंगे इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉस्फोरस के कंपाउंड्स को खत्म कर लेंगे। तो अगर फॉस्फोरस के बारे में बात की जाए तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है या जो आपके सिलेबस में है वो फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स को पढ़ना है। तो अगर हम फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स की बात करें, पहले तो आपको बता दें एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। एक किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं एलोट्रॉप्स, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती हैं। हालांकि कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ जाता है। एग्जांपल जैसे हमने बताया था, कार्बन के कई एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं वो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, और जो एमॉर्फस उसके एलोट्रॉप्स होते हैं उसमें कोल, चारकोल, कोलतार, ये सब आते हैं। ऐसे ही फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। आपकी जो आज की हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी, सीधे सीधे आप हेडिंग डालोगे फॉस्फोरस, स्टडी ऑफ फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स, और उसमें पहली हेडिंग पड़ेगी एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। तो बेटा जी, वो आपको बता दें फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। येलो या व्हाइट एलोट्रॉप होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, और तीसरा होता है ब्लैक फॉस्फोरस। इन तीनों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तीनों में जो डिफरेंसेस होते हैं या मेन चीज, इन दो को हमें पढ़ना होता है, येलो वाले को और रेड वाले को। येलो को ही हम व्हाइट कहते हैं, क्यों कहते हैं बता देंगे आपको। तो सॉरी, व्हाइट को ही येलो कहते हैं, क्यों कहते हैं बता देंगे आपको। बेसिकली नाम व्हाइट होता है लेकिन येलो भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताएंगे। तो इन दो में हमें कंपेयर करना है। तो अब आप क्या करें, इतना लिखने के बाद 3 एलोट्रॉप्स होते हैं फॉस्फोरस के, उसके बाद हम शुरुआत जो करेंगे वो व्हाइट फॉस्फोरस यानी येलो फॉस्फोरस से करेंगे। तो पॉइंट वाइज लिखते हुए चलेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है इसका पहला पॉइंट आप लिखिएगा, इट इज ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड। ट्रांसल्यूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, ओपेक भी नहीं होता है, दोनों के बीच का होता है। इट इज ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी, वैक्सी मतलब मोम की तरह, वैक्स की तरह, वैक्सी सॉलिड। एक पॉइंट तो ये हो गया, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं बताया जा सकता। सेकेंड पॉइंट, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑडर, कैरेक्टरिस्टिक गार्लिक ऑडर। इसमें गार्लिक ऑडर होती है, गार्लिक स्मेल जो होती है वो इसमें होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, नेक्स्ट हम इसके एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, ये एग्जिस्ट कैसे करता है। तो लिखिएगा, इट एग्जिस्ट्स in the form of discrete P4 molecule. It exists in the form of discrete मतलब अकेला सिंगल P4 molecule। तो ये P4 molecule की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम P4 की बात करें, P4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये फॉस्फोरस थोड़ा हमने दूर ले लिया क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा इसका निकल के इस तरीके से। ये इधर जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल होता है, ये डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये जो एंगल होता है यहां पर ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो एक P4 फिर दूसरा P4 फिर तीसरा P4, उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यही इसी पॉइंट में फुल स्टॉप के बाद आप लिखोगे, देयर इज वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन P4 मॉलिक्यूल्स। अब बेटा जी हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट है। पता नहीं कितने पॉइंट हो गए मुझे नहीं मालूम, जो भी पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे। टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल कम से कम 90 का तो यहां पे होना ही चाहिए था, और बॉन्ड एंगल होता है 60 का। तो इसमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है।
एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये P4 मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होता है, यानी हाईली रिएक्टिव होता है। और इसका जो कहना चाहिए जो इग्निशन पॉइंट होता है, मतलब एयर में ही आप कुछ भी नहीं करोगे 30 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या कर जाता है, ये एयर से रिएक्शन करके P2O5 बना लेता है। और P2O5 बनाएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इट कैचेस फायर, आग पकड़ लेता है। तो अगर ये काम रात में हुआ है, अंधेरे में हुआ है, तो जब आग जलेगी तो आपको वहां पर रोशनी दिखाई देगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस, मतलब ल्यूमिनस हुआ ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, या इसको हम यहां पर फॉस्फोरेसेंस भी कहते हैं क्योंकि ये काम फॉस्फोरस में हुआ। तो हाईली, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये हाईली रिएक्टिव है, तो इसका आंसर यहीं से दिया जाता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल होता है, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है, जो कि 90 तो होना ही चाहिए था। तो 4 फॉस्फोरस को वो आपस में कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, एक फॉस्फोरस को 3 बॉन्ड भी बनाने हैं, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया। बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का करना पड़ा यहां पे मॉलिक्यूल बनने के लिए, तो होना पड़ा। इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन आ गया, और एंगल स्ट्रेन की वजह से ये कैसा हो गया, हाईली अनस्टेबल। तो ये पॉइंट लिखने के बाद आप लिखिएगा इन P4 मॉलिक्यूल एंगल स्ट्रेन इज प्रेजेंट, फुल स्टॉप के बाद ड्यू टू एंगल स्ट्रेन व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, फुल स्टॉप के बाद इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इट कैचेस फायर, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म डेंस फ्यूम्स ऑफ P2O5, एयर से रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, डेंस फ्यूम्स बनाएगा, किसकी, P2O5 की। इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स डेंस फ्यूम्स ऑफ P2O5, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा ड्यू टू दिस रिएक्शन, ड्यू टू दिस रिएक्शन ल्यूमिनेसेंस इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस, ये लिखा हुआ है केमिल्यूमिनी, स्पेलिंग आई हो सकता है, देख लीजिएगा जो भी हो, ल्यूमिनेसेंस SCENCE होगा, ये आई होगा या ई होगा पता नहीं, देख लेते हैं। केमिल्यूमिनेसेंस, तो बेटा केमिल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करता है, तो आपने लिखा होगा ड्यू टू दिस रिएक्शन ल्यूमिनस इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हाईली पॉइजनस इन नेचर, सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जो फॉस्फोरस निकालने की माइंस होती हैं, उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं, उनकी जो ये वाली बोन होती है, जॉ बोन कहते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन मानी जाती है, तो वो वीक होने लगती है। जो वहाँ माइंस में काम करते हैं, और ये वाली जो हड्डी होती है वीक होने लगती है, मतलब उनको एक डिजीज हो जाता है। इस डिजीज का नाम होता है फॉसेजॉ, PHOSSAY, फॉसेजॉ। हालांकि ये आपके NCERT में लिखा नहीं है, बस आपको बता रहे हैं। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, तो ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। नेक्स्ट लिखिएगा इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट,
मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, HNO3 है, HNO3 से पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था हमने, HNO3 से रिएक्शन करके क्या करेगा, अपना ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना लेता है। तो ये क्या किया, HNO3 को इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, खुद को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इट कंबाइंस विद मेटल्स, हैलोजेंस एंड एल्कली, एल्कली के ब्रैकेट में NaOH। ये इसकी यूनिक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन आप लिखिएगा, ये क्या करता है, NaOH से रिएक्शन कर जाता है। जैसे अगर हम केवल एक P लेकर के चलें, P प्लस यहां 3 NaOH आएगा, अगर हम बैलेंस्ड रिएक्शन लिखेंगे प्लस यहां पर 3 H2O आएगा और यहां पर बनेगा PH3 बनेगा प्लस फॉस्फोरस कितने लेने पड़ेंगे, ये भी बैलेंस कर लेंगे, 3 NaH2PO2। तो इस तरीके से यहां पर ये कंपाउंड बन जाएगा। मतलब यहां फॉस्फीन बनी और फॉस्फीन बनने के अलावा ये बना है, ये अगर आपको एसिड याद हो, H3PO2 को हम लोग कहते थे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसका नाम होगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, टी फॉर टाइगर, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पर ये 4 लेने पड़ेंगे, बाकी होपफुली बैलेंस्ड ही होगा। ये फॉस्फीन है PH3। तो इस तरीके से ये एल्कली से भी रिएक्शन करता है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दी गई व्हाइट फॉस्फोरस की। हाँ, बात चल रही थी कि व्हाइट फॉस्फोरस को येलो फॉस्फोरस क्यों कहते हैं। होता क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस की जो सरफेस होती है वो लंबे समय में क्या होती है, रेड फॉस्फोरस में भी कन्वर्ट होने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर येलो अपीयरेंस भी दिखाई देती है। तो अगर कोई पूछे कि येलो अपीयरेंस क्यों होती है, तो आप यही कहेंगे कि सरफेस का जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहां पर येलो अपीयरेंस आती है। बेटा जी, इसके बाद हम बात करेंगे व्हाइट फॉस्फोरस के बाद, व्हाइट या येलो फॉस्फोरस के बाद बात करेंगे रेड फॉस्फोरस की। तो रेड फॉस्फोरस में लिखिएगा, रेड फॉस्फोरस मिलता कैसे है, पहले तो आप यही लिख लें। तो पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट टेम्परेचर 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फियर फॉर सेवरल डेज। देखो बेटा, ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस को आगे आप लिख लीजिएगा, जब हम हीट करते हैं 573 केल्विन पे, और इनर्ट एटमॉस्फियर होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए यहां पर। अगर एयर वगैरह होगी तो वो तो एयर से रिएक्शन कर जाएगा, P2O5 बना लेगा। इनर्ट एटमॉस्फियर और फॉर सेवरल डेज आपको लिखा दिया, तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर रेड फॉस्फोरस बनता है। अब हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे वहां पर प्रॉपर्टीज आपने लिखी थी, यहां पर भी लिखिएगा। सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो लिखिएगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये दोनों में ही इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, इन सॉल्युबिलिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया था, नेक्स्ट पॉइंट, चलो एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रेड फॉस्फोरस होता है, यहां पर क्या होता है, ये बहुत सारे जो P4 यूनिट्स थी, जैसे मान लो हमने इस तरीके से ये P4 यूनिट ले ली, सिंपल फॉर्म में ले ली, सो दैट आपको समझ में आ जाए। ये एक P4 यूनिट है, दूसरी P4 यूनिट लेते हैं इस तरीके से, ये सेकेंड P4 यूनिट हो गई और ये थर्ड P4 यूनिट है। क्या होता है यहां पर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसको बना देते हैं। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी फ्री हो गई, यहां पर भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये दो यूनिट्स ऐसे करके लिंक हो जाएंगी, यहां पर भी ये लिंकेज हो जाएगी। इस तरीके से ये लिंकिंग चलती रहेगी और एक चैन बन जाएगी, यहां पर P4 मॉलिक्यूल्स की एक चैन बन जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है स्ट्रक्चर रेड फॉस्फोरस का। तो आप लिखोगे, इट इज पॉलीमेरिक, इट इज पॉलीमेरिक या इट हैज पॉलीमेरिक चैन स्ट्रक्चर, इट इज पॉलीमेरिक चैन स्ट्रक्चर हैविंग P4
टेट्राहेड्रा यूनिट्स, हैविंग P4 टेट्राहेड्रा यूनिट्स, और ये स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे इट चेंजेस टू, जो रेड फॉस्फोरस है, इट चेंजेस टू व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन हीटेड टू वेपोराइज एंड कंडेंस। जब इसको हम हीट करें, वेपर्स बने, और उन वेपर्स को हम क्या कर लें, कंडेंस कर लें, तो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस में। इट चेंजेस टू व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन हीटेड टू वेपोराइज एंड कंडेंस्ड। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। तो डिफरेंस वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। इस नेक्स्ट आप देखिएगा, बात अब हम करें अगर रिएक्टिविटी की। जैसे हमने कहा था कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो हाईली रिएक्टिव है क्योंकि वहां पर एंगल स्ट्रेन होता था। अच्छा, वो चीज यहां पर हो गई खत्म। तो लिखिएगा इट इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू, इट इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस, कॉमा नॉन पॉइजनस। नेक्स्ट कॉमा इसी में इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज 260 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो 260 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि आपने वहां पर पढ़ा था इसका इग्निशन टेम्परेचर जो व्हाइट फॉस्फोरस का होता है, व्हाइट फॉस्फोरस का 30 डिग्री सेल्सियस था, जबकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है, इसका 260 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा इट डज नॉट, नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट शो chemiluminescence, it does not show chemiluminescence. Next point, it react with metals and halogens, it react with metals and halogens but do not react with alkali। बट ये वाली रिएक्शन जो हमने अल्कली वाली यहां पे लिखाई थी आपको NaOH के साथ, वो रिएक्शन ये शो नहीं करता है, बट डज नॉट रिएक्ट विद एल्कली। तो अगर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएं व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में, तो आप क्या क्या बताओगे? देखो, एग्जिस्टेंस सबसे पहले हम अगर बात करें तो जो व्हाइट फॉस्फोरस था इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CH2, रेड फॉस्फोरस दोनों में इनसॉल्युबल। नेक्स्ट आप आओगे, हम इसके एग्जिस्टेंस की बात करें तो जो व्हाइट फॉस्फोरस था वहां पर P4 मॉलिक्यूल्स थे, रेड फॉस्फोरस में बहुत सारी P4 यूनिट्स जुड़ करके एक चेन बन गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो व्हाइट फॉस्फोरस टॉक्सिक था, पॉइजनस था, ये कैसा है, नॉन पॉइजनस। केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है हाईली रिएक्टिव है, 30 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या करता है, ये एयर से रिएक्शन करके P2O5 बनाता है, कैचेस फायर और कैमिल्यूमिनेसेंस शो करता है, जबकि ये वाला कैमिल्यूमिनेसेंस शो नहीं करता है। ये कैसा है, ये स्टेबल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। एक नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो एल्कली से रिएक्शन करके फॉस्फीन गैस बनाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये तो बेटा डिफरेंसेस हो गए दोनों में। जो दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, इनमें जो डिफरेंसेस थे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो हम लोगों ने खत्म कर लिए। तब हम बात करेंगे थोड़ी सी रेड फॉस्फोरस के बारे में। सॉरी, रेड तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। तब हम बात करेंगे थोड़ी सी ब्लैक फॉस्फोरस की। तो बेटा ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में लिखिएगा, थोड़ा सा लिखें। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक फॉस्फोरस, चलो लिखो। ब्लैक फॉस्फोरस हैज टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है अल्फा ब्लैक और दूसरी होती है बीटा ब्लैक। एक है अल्फा ब्लैक और एक है बीटा ब्लैक। इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, जितना एनसीईआरटी में है उतना ही आपको बताएंगे। एक अल्फा ब्लैक है और दूसरी है बीटा ब्लैक। नेक्स्ट लिखिएगा नई लाइन से, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन अ सील्ड ट्यूब। सील्ड ट्यूब का मतलब हो गया हाई प्रेशर। Alpha black phosphorus is formed when red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin. At
803 केल्विन। फुल स्टॉप के बाद बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर। फिर से नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस कैन बी सबलाइम्ड इन एयर। सबलाइम्ड मतलब डायरेक्टली सॉलिड से क्या होगा, गैस बनेगा। कैन बी सबलाइम्ड इन एयर एंड हैज ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। फुल स्टॉप के बाद इसी में लिखो, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। और बीटा फॉस्फोरस में लिखिएगा, प्रिपरेशन तो आपने लिखी दी थी, इसके बीटा फॉस्फोरस के लिए आप नेक्स्ट पॉइंट या इसी में लिख दो, बीटा फॉस्फोरस डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। तो ये हम लोगों ने जो अल्फा फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस को खत्म किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपके सिलेबस में जो फॉस्फोरस के 3 कंपाउंड्स हैं, एक है फॉस्फीन और दूसरा है फॉस्फोरस के क्लोराइड्स PCl3 PCl5, मतलब ये 3 कंपाउंड हो गए। और ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो कि मैं आपको GIC जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो वो आपको करने होंगे। तो ठीक है बेटा, ये वाला लेक्चर तो बहुत आसान रहा है आपके लिए। बस मेन चीज जो याद करनी थी, ब्लैक फॉस्फोरस पे आप कंसंट्रेट ना करें। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस से पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखें। तो इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।